हर महीने आपके पेशाब का टेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि देखना चाहिए कि कोई पस तो नहीं आ रही है, क्योंकि पस भी इनडायरेक्टली यही शो करती है कि आपके मसाने और पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन है। अगर ये मसाने और पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन हो तो ये बात याद रखें कि अल्टीमेटली बच्चे तक पहुँच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी मैकडॉनल्ड स्टिच के ऊपर, तो उस पर मेरे बहुत सारे उसी के नीचे भी रिक्वेस्ट आई थी कि ये भी बताएं कि मैकडॉनल्ड स्टिच तो लग गया है, अब इसके बाद केयर क्या करनी है। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर ज़रूर बता देना चाहिए। मैकडॉनल्ड स्टिच के अंदर जो बेड रेस्ट है ना, वो सिर्फ 1 वीक का होता है, यानी 1 हफ़्ते जब तक आपको हल्की सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हल्की बहुत हो रही होती है, या जब तक आपकी वो जो एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा होता है, तब तक तो आपने बेड रेस्ट करना। बेड रेस्ट भी समझ लें कि क्या है। बेड रेस्ट का मतलब ये है कि आप उठ के वॉशरूम जाएं, आप बैठ सकती हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे हर वक्त लेटी रहें। और बाज़ तो मेरे मरीज़ यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि हमें ये 7 दिन पेशाब की नाली लगा दें ताकि हम वॉशरूम में ही ना जाएं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो काम ख़राब हो गया, ये बेड रेस्ट का मतलब तो बहुत गलत जा रहा है। तो ये इतना बेड रेस्ट नहीं आपने करना, आप अपना रूटीन में उठें। इवन यू कैन मेक अ कप ऑफ टी फॉर योर सेल्फ, आप बना सकते हैं। इसमें कोई वो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खड़े होना, सीढ़ियाँ चढ़ना, भाग दौड़, जॉब, उससे आपने अवॉइड करना है। तकरीबन 1 वीक का आप इस तरह का बेड रेस्ट लेंगे, जिसमें कि आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर में बैठ के रेस्ट करेंगे, खाएं पिएंगे। जब आपकी ब्लीडिंग सेटल हो जाए तो उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम करेंगे, लेकिन उसके साथ आपने जो अपनी मेडिसिन्स हैं, जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन कुछ हम आपको देते हैं विजाइना में रखने के लिए, कुछ हम खाने के लिए देते हैं, वो ज़रूर कंटिन्यू करना है। उसकी वजह ये है कि पहले तकरीबन 3 हफ़्ते आपके मैकडॉनल्ड स्टिच को आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में लगते हैं, क्योंकि वो आपकी यूट्रस को इरिटेट कर सकता है। तो आपकी यूट्रस को साइलेंट करने के लिए हमें बहुत हैवी क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करना पड़ता है, और आप वो करेंगी प्रोजेस्टेरॉन यूज़। उससे ये होगा कि आपको प्री टर्म लेबर का रिस्क ख़त्म हो जाएगा। 3 हफ़्ते के बाद फिर आप अपनी डॉक्टर को विज़िट करेंगी। विज़िट करने के बाद आपकी डॉक्टर आपका स्कैन करवाएगी और आपकी सर्वाइकल लेंथ मेजर हो जाएगी, कि स्टिच की इंटेग्रिटी देख ली जाएगी, और आपसे जो वो प्रॉपर हिस्ट्री ले लेंगी कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, कोई आपको यूरिन बार बार तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेंगी। अब मैकडॉनल्ड स्टिच के बाद जो है ना, आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है, सबसे पहली बात है इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरी बात ये है डिस्चार्ज। आपका जो स्टिच है वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो एक फॉरेन बॉडी है जो अंदर पड़ी है, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, जिसमें से स्मेल आ रही है, जिसका कलर आउट द वे है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, येलो कलर का डिस्चार्ज है, तो उसको आपने बहुत ज़्यादा नोटिस में रखना है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। और मैं अपने पेशेंट जो मैकडॉनल्ड स्टिच लगा होता है उनको कहती हूँ, उनकी जो मैं कल्चर है वो तकरीबन हर 6 हफ़्ते के बाद रिपीट कर लेती हूँ। यानी मैकडॉनल्ड स्टिच लगाने के बाद तकरीबन 2 दफ़ा उनके कल्चर हो जाते हैं। एक दफ़ा जब 14 वीक पे लगता है, एक दफ़ा तकरीबन कोई 20 वीक्स पे, और उसके बाद तकरीबन 26-28 वीक्स पे मैं उनके कल्चर करवा लेती हूँ, अगर पेशेंट को डिस्चार्ज की कंप्लेन हो रही है तो। फिर दूसरी बात, ये CRP लेवल हमें ये बताता है कि कहीं बॉडी में इंटरनली कोई इन्फेक्शन तो नहीं पल रहा। ये टेस्ट भी कराना ज़रूरी है। मैकडॉनल्ड स्टिच लगने के बाद हर महीने आपके पेशाब का टेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि देखना चाहिए कि कोई पस तो नहीं आ रही है, क्योंकि पस भी इनडायरेक्टली यही शो करती है कि आपके मसाने और पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन है। अगर ये मसाने और पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन हो तो ये बात याद रखें कि अल्टीमेटली बच्चे तक पहुंच जाएगी। तो इसको भी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब आपका तकरीबन मैकडॉनल्ड स्टिच लगाने के बाद 24 वीक्स तक गुजर जाते हैं, उसके बाद आपने जो प्रोजेस्टेरॉन की जो डोज़ है वो डॉक्टर यूजुअली थोड़ी ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब आपका बेबी का वेट बेहतर हो गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन की डोज़ थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाती है। अगर सिंगल टाइम में दी जा रही है तो उसको डबल कर दिया जाएगा। और 28 वीक्स के बाद मैकडॉनल्ड स्टिच की जो सक्सेस है उसको बेहतर बनाने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि अब मैटरनिटी लीव्स या
जो अपनी छुट्टी है वो ले लें, घर में अपना टाइम गुजारें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपनी एक्टिविटी को लाइट कर दें और घर में अपना टाइम गुजारें। और इन पेशेंट्स को हम अर्ली डेक्सा कवर दे देते हैं ताकि अगर वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस सूरत हाल के अंदर इनके बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 36 वीक के ऊपर मैकडॉनल्ड स्टिच आउट कर दिया जाता है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश रखते हैं तो। अगर आपको लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मेटर बैग लीक हो गया या बच्चे का पानी कम हो गया या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने लग गया या शुगर रहने लग गई, तो उसके बाद जो है वो अगर सिजेरियन करना है तो मैकडॉनल्ड स्टिच रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही जो है वो सिजेरियन को किया जा सकता है और ऑनवर्ड जो है वो जो ब्लीडिंग वगैरह है वो उसमें ये स्ट्रेच इंटरप्ट नहीं करता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब पेशेंट को मैकडॉनल्ड स्टिच लग जाता है ना, तो कई दफ़ा डॉक्टर का भी और मरीज़ का भी सारा ध्यान मैकडॉनल्ड स्टिच पे लग जाता है और बाकी चीज़ें ब्लड प्रेशर, शुगर, अनीमिया, जो इन्फेक्शंस हैं जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, मरीज़ और डॉक्टर दोनों वो भूल जाते हैं। जिससे क्या नुकसान होता है कि मैकडॉनल्ड स्टिच तो सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन कोई ना कोई काउंटर पार्ट ऐसा निकल आता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के आउटकम को ख़राब कर देता है। तो इसमें यह है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट भी जिसको आप कंसल्ट कर रहे हैं और आप ख़ुद भी अपनी आंखें बहुत खुली रखें। अपने ब्लड प्रेशर, शुगर्स, अपने यूरिन के टेस्ट, अपने CRP लेवल्स, अपनी वजाइनल डिस्चार्ज, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के डॉपलर्स, बच्चे की मूवमेंट, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। ना सिर्फ ये सोचने के कि मुझे नीचे की तरफ भार पड़ रहा है। मेरे पास जो पेशेंट मैकडॉनल्ड स्टिच के आते हैं वो एक ही बात बताते हैं, मुझे नीचे की तरफ बोझ पड़ता है। उनके ज़हन में पहली दफ़ा क्योंकि 5वें 6ठे महीने में डिलीवरी हो चुकी होती है तो अब वो चीज़ उनकी साइकोलॉजिकली उनके ज़हन से नहीं जाती है। तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से एड्रेस करती हूँ, लेकिन फिर मैं उनसे बाकी ये सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा हो, कोई बहुत कफिंग तो नहीं है, कोई बहुत देर के लिए लंबी दी चीज़ के लिए खड़ी तो नहीं रहना पड़ रहा आपको, झुकने की एक्टिविटी कितनी है। तो मैं इनडायरेक्टली उन बातों को असेस कर लेती हूँ क्योंकि मैं ये बात समझती होती हूँ कि ये पेशेंट अब मुझे नहीं ये चीज़ें बताएगा क्योंकि इसका ध्यान इस तरफ नहीं है। उनके शुगर के लेवल, उनके ब्लड प्रेशर के लेवल, उनके एनीमिया और बाकी ब्लड टेस्टिंग कंप्लीटली हम कर लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा हो जाए। तो उम्मीद है कि अर्ली रेस्ट और लेट रेस्ट, दरमियान का पीरियड ट्रांजिशन पीरियड है, कब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा करना है, किन किन चीज़ों को टेक केयर करना है। डिस्चार्ज में अगर हैवी डिस्चार्ज है तो डॉक्टर के पास जाएं और कल्चर करवाएं और दूसरा जो है वो आप अपने CRP लेवल्स करें। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इवन देन इफ़ यू हैड सम क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।